जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्दर एक इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल हमने मेंशन तो किया था लेकिन हम किर्चॉफ लॉ को रिवाइज नहीं कर सके, बट आज हम किर्चॉफ के दोनों लॉज को इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसी भी लोड को, जब मैं कहता हूँ लोड तो लोड से मुराद ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है, तो जब कोई लोड को मैक्सिमम पावर उस वक्त ट्रांसफर होती है जब उसकी रेजिस्टेंस और सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स व्हेन बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और रेजिस्टेंस ऑफ द लोड इज आर। So when both of these are equal, then maximum power is transferred to a load. ले जी, आज के टॉपिक में देखते हैं जी किर्चॉफ के जो लॉज हैं वो क्या कहते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं किर्चॉफ के लॉ की जरूरत क्यों पेश आती है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो अगर आपने देखा हो कि हम अभी तक मैट्रिक के लेवल तक इस तरह के सर्किट को यूज करते आ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर आप में से हमारे कोई स्टूडेंट, हम नाम बता देते हैं जी, अब्दुल वहाब, अगर आप बताना चाहें कि ये वाला सर्किट अगर मैंने सोल्व करना है तो मैं किस फॉर्मूला से इस सर्किट को सोल्व कर सकता हूँ। क्या कोई है फॉर्मूला ऐसा जिससे मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ? इज देयर एनी फॉर्मूला? पता नहीं सर जी। चलें, कोई मसला नहीं। और कोई स्टूडेंट हमारे साथ हों? मिठल है, मिठल बताएंगे आप ये इस तरह का सर्किट कहीं सोल्व हो सकता है किसी फॉर्मूला से? सोल्व करने से मुराद है, फर्ज करें मैंने कोई एक कंपोनेंट। सर ओम्स लॉ से तो जी, थैंक यू। ओहम्स लॉ से हम यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मसलन अगर फर्ज करें वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो हम V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और V इज इक्वल टू आई आर में जो हमारा I अगर हमने मालूम करना है तो इफ वी नो वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस देन वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट। जबकि इसके मुकाबले में सर कभी जी आवाज कभार नहीं आ रही। sometimes around there are some, you can say, circuits where there are more than one loads या more than one source. बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिन सर्किट्स में एक या एक से ज़्यादा जो लोड्स हैं वो मौजूद होते हैं, या एक से ज़्यादा जो सोर्सेज हैं वो भी लगे होते हैं। इसमें तो जाहिर है एक ही सोर्स है। चलें, मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक और सोर्स लगा दूँ तो एट दैट पॉइंट हम डायरेक्टली ओहम लॉ को यूज़ करके उस सर्किट को सोल्व नहीं कर सकते। सो ऐसे केस के अंदर ओहम लॉ जहाँ पर हम अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पर ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हम सोल्व करते हैं बाय यूजिंग किर्चॉफ लॉज। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किर्चॉफ के लॉ को यूज सर करके जी कैसे किसी लूप आवाज को नहीं आ रही। सोल्व कर सकते हैं। जी, बेटा आप अपना डिवाइस जो है वो रीस्टार्ट कर लें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजोल्व हो जाएगा। सो होपफुली आपकी वॉइस का प्रॉब्लम जो है वो रिजोल्व हो चुका होगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो इस तरह से अब किर्चॉफ का फर्स्ट लॉ है। हम किर्चॉफ के फर्स्ट लॉ को किर्चॉफ का करंट रूल भी कहते हैं। किर्चॉफ का करंट रूल क्या है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, एट एनी पॉइंट इन अ सर्किट, हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसको हम नोड कहते हैं। यानी कि कोई सर्किट का ऐसा पॉइंट जहां पर करंट एक से ज्यादा रास्तों में तकसीम हो रहा हो। मसलन यहाँ से फर्ज करें करंट आ रहा है और वो आकर यहाँ पर तकसीम हो रहा है इनटू मल्टीपल लाइंस। तो ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है वो। एट अ पॉइंट मींस एट दिस सर्टेन नोड,
the sum of all the currents entering or leaving a point moving away and moving towards a point is equal to 0. यानी कि सादा अल्फाज में जितने भी करंट किसी पॉइंट ऑफ सर्किट की तरफ आ रहे होते हैं और या उससे अवे जा रहे होते हैं, उनमें जितने भी करंट्स का सम है वो 0 होता है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग अ पॉइंट इन अ सर्किट इज 0। जाहिर है आने वाले करंट और जाने वाले करंट अगर दोनों बराबर होंगे, फर्ज करें अगर 5 एम्पियर करंट आ रहा है और इसी तरह से आगे ब्रांचेस हैं, एक में 1 एम्पियर है, एक में से 2 एम्पियर करंट जो है वो अवे जा रहा है, और एक में फर्ज करें कि जी आपका फर्दर 2 एम्पियर करंट जो है वो तीसरी तार में, तो इन सब का सम जो है वो 0 होगा। सो ये उस वक्त है प्रोवाइडेड कि इस पॉइंट के ऊपर ना कोई सोर्स हो ना ही सिंक हो। सोर्स या सिंक हो ना होने से मुराद ये यहाँ पर कोई हिडन सोर्स ना मौजूद हो, मसलन ऐसा ना हो कि लाइक दिस कोई सोर्स हो या कोई सिंक हो, जैसे कुछ लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर आप कह लें कि बिजली की चोरी करते हैं और वो कोई वायर अटैच कर लेते हैं गुजरती हुई वायर से बगैर डायरेक्टली, तो वो काउंटिंग में इन केस अगर ना आए तो ऑब्वियसली ये लो वैलिड नहीं देगा। सो देयर शुड बी नो सोर्स। सोर्स से मुराद है कोई हिडन पोटेंशियल का सोर्स ना हो, और सिंक से मुराद ये है कि कोई ऐसा कंज्यूम करने वाला वायर ना हो जो कि सर्किट के अंदर इंक्लूडेड ना हो। तो इसको मजीद अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन पहले आप ये डायग्राम को देख लें ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सर्टेन पॉइंट ए हमने सिलेक्ट किया है और इस पॉइंट की तरफ कौन कौन से करंट आ रहे हैं। मुझे हेल्प करें जी। अफनान तो बोलते ही रहते हैं जी। फहीम है हमारे साथ। फहीम बेटा बताएं पॉइंट ए की तरफ कितने करंट आ रहे हैं और कौन कौन सा करंट जो है वो पॉइंट ए की तरफ आ रहा है। सर जी 4 करंट आ रहे हैं, 4। जी शुक्रिया शुक्रिया। सो पॉइंट ए की तरफ 2 करंट आ रहे हैं, यहाँ पर एक I1 है और दूसरा I2 है, जबकि पॉइंट ए से अवे जो है वो मूव कर रहे हैं 2 करंट्स। कौन कौन से करंट जो है वो अवे मूव कर रहे हैं जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर I3 और I4 जो है इट इज मूविंग अवे। याद रखें हम किर्चॉफ का जो करंट लॉ है ये किस असूल पे बयान करते हैं, ये हम बयान करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस असूल के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो चार्जेस की कंजर्वेशन से मुराद ये है कि जितने चार्जेस टुवर्ड्स सर्टेन नोड आ रहे होंगे और जितने चार्जेस उससे अवे जा रहे होंगे, उनका टोटल जो सम है आने वालों का और इससे अवे जाने वालों का, वो दोनों का सम बराबर होगा। सो अप्लाइंग दिस लॉ, अगर आप देखें तो मैंने असूल को अपनाया है जिसमें I1 और I2 दोनों के साथ पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है, चूंकि करंट इन पॉइंट्स में से एंटरिंग है। हमारा जो नोट था ना, मैं वैसे कॉपी तो नहीं कर रहा, लेकिन चलें जस्ट फॉर सेक ऑफ योर कन्वीनियंस मैं एक सिंपल सी डायग्राम बना देता हूँ। सो इफ यू सी कि यहाँ पर I1 और I2 जो थे वो पॉइंट ए की तरफ आ रहे थे, लिहाजा इनके साथ प्लस का साइन है, लेकिन I3 और I4 के साथ माइनस का साइन क्यों है, चूंकि ये दोनों करंट जो हैं ये इस पॉइंट से जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है उससे अवे मूव कर रहे हैं। सो ये कन्वेंशन को याद रखिएगा। जाहिर है इस रूल की कुछ कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन आपने याद रखनी है। तो इस असूल के मुताबिक ये जो I2 और I3 और I4 होंगे दे विल बी नेगेटिव। तो अगर हम इनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, सो शिफ्टिंग इट ऑन द अदर साइड वी विल गेट दिस। तो एज अ होल अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 करंट थे, अगर 3 भी होते, फर्ज करें 3 करंट एंटर हो रहे होते या 4 करंट एंटर हो रहे होते, तो ये 4 जो करंट्स हैं
ये फर्दर क्या हो जाना था जी, जितने भी करंट लिविंग है उनके ये बराबर होना था। सो ये लो है। किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो करंट्स हैं टोटल, जो किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर जहां पर ना कोई सोर्स हो ना सिंक हो, जितने एंटर हो रहे होंगे उसके टुवर्ड्स आ रहे होंगे, उतने ही उससे मूविंग अवे होते हैं। इसकी मिसाल ले लें अभी ताकि आपके लिए समझना आसान हो। आपने देखा होगा आपके घरों में बिजली सप्लाई होती है। आपके घरों में जो बिजली सप्लाई हो रही है, फर्ज करें आपके घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मीटर लगा हुआ है, तो आपके घर में बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर क्या चीज लगी हुई होती है जहां पर से मीटर से बिजली आ रही होती है? जी मेन स्विच। जी, एक डीबी लगी होती है। स्विच। जी जी, शुक्रिया। एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर के अंदर जो है ना वो तारें आ रही होती हैं। कहीं कोई होगा आपके यहाँ पर कोई पावर सप्लाई करने के लिए एक टावर, और उस टावर में से जो है वो आपने लाइन ली होगी। तो लेट्स सी, आप जाहिर है दो तारें आ रही होती हैं, दो वायर्स आ रही होती हैं। अगर आप सिंगल फेज सप्लाई ले रहे हैं, जनरली घरों में सिंगल फेज ही यूज होता है, तो इस डीबी में दो ही तारें आनी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक करंट, एक तार करंट लाएगी फर्ज करें, और दूसरी करंट लेकर जाएगी। ठीक है, तो ये एक करंट आ रहा है, फर्ज करें इसका नाम है आई। अब ये कितने ही कमरे हैं आपके घर में, फर्ज करें 4 कमरे हैं, तो हर एक रूम को एक एक करंट जो है वो ये आगे फर्दर डिवाइड होगा, यानी I1, दूसरे रूम को हमने दे दिया I2, और तीसरे रूम को हमने दे दिया I3। और फर्ज करें कोई गिराज है आपके घर में, तो उसमें जो करंट है वो है जी I4। बाकी वॉशरूम वगैरह को काउंट आप बाद में कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है टोटल करंट जो एंटरिंग था वो कितना था, दैट वाज ओनली आई। तो इस असूल के मुताबिक आई जो है दैट विल बी इक्वल टू I1 एंड I2 प्लस I3 प्लस I4। और ये सिंपल सा असूल है, द टोटल करंट एंटरिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल करंट लिविंग अ पॉइंट। तो मिसाल के लिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं है कि दो ही करंट आ रहे होंगे और दो ही जा रहे होंगे। नो, देर इज अ पॉसिबिलिटी के एक या एक से ज्यादा करंट के सोर्सेज भी आप यूज कर रहे हो, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि करंट आगे 10-15 ब्रांचेस में जो है वो फर्दर तकसीम हो रहा हो। हाँ, अब देखें ना, ये जो I1 है, ये आप जिस रूम में जाएगा उस रूम में भी एक फर्दर बोर्ड लगा होगा। वो बोर्ड में फर्दर पता नहीं आपने चार्जर लगाया हो, टैबलेट लगाया हुआ हो, आपका पंखा चल रहा हो, आपकी लाइट चल रही हो, सो मींस कि वो भी फर्दर करंट है वो डिवाइड हो रहा है। लेकिन जाहिर है मैं अभी किरचॉफ का लॉ इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे अप्लाई करने का मतलब है कि इस पॉइंट पे मैं देखूंगा कि कितने करंट आ रहे हैं और कितने करंट इससे मूव अवे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो उसका तकरीबन कंक्लूजन हो जाता है। याद रखिएगा कि आपने पॉइंट आउट कर लेना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस करता है, और हम किसको इसको किसी खास एक पॉइंट नोड के ऊपर लगाते हैं जहां पर करंट मजीद तकसीम हो रहा हो। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। जी स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज मी सर। सो होपफुली ऑल योर क्यूरीज आर एड्रेस। अब फर्दर हम इसको जब अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए समझना इसको और आसान हो जाएगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सेकंड लॉ है जो है इसको हम कहते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में, अच्छा अब इसको समझना जरूरी है, इसके लिए फिर मैं वापस आऊंगा क्लोज लूप से क्या मुराद है, क्योंकि करंट लॉ को हमने किसी खास नोड पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया था और इसको हम किसी लूप में अप्लाई करेंगे। जी बेटा, इसके अंदर अगर आप देखें तो यू कैन इजीली सी दैट देयर आर दीज लूप्स। एक लूप ये है, एक लूप ये है, एक लूप ये है। सो लूप मीन्स, बाय लूप मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज्ड कंप्लीट पार्ट ऑफ द सर्किट। ये तीसरा लूप है।
तो जब हमने वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है वो लूप में अप्लाई होना है। सो इन टर्म्स को आप याद रखिएगा। लूप क्या चीज है? लूप, इसमें तो एक सिंगल लूप है, ये देखें, ये तो बिल्कुल एक सिंगल लूप है। तो वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने के लिए यू शुड कंसीडर अ लूप। और जब आपने किसी पॉइंट के ऊपर अप्लाई करना हो करंट लॉ, देन यू नीड टू कंसीडर अ पॉइंट। जो पॉइंट आप कंसीडर करेंगे, आल्दो के आपके इस लेवल पे उसने इसको मेंशन तो नहीं किया हुआ, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर करंट एक या एक से ज्यादा रास्तों में फर्दर तकसीम हो रहा हो। तो करंट लो हमने किसी खास पॉइंट पे अप्लाई करना है, और जो वोल्टेज का लो है ये हमने लूप के अंदर अप्लाई करना है। ले जी, मैं वापस आता हूँ सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ में अगर स्टेटमेंट को देखें, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस फॉर अ कंप्लीट सर्किट, फॉर अ कंप्लीट सर्किट या फॉर अ कंप्लीट लूप आप कह सकते हैं, इज इक्वल टू 0। किसी लूप के अंदर वोल्टेज में होने वाली तमाम तर तब्दीलियों का सम 0 होता है। तमाम तर तब्दीलियों का सम, इससे मुराद ये है कि जितना करंट, जितने वोल्टेज सप्लाई किए जा रहे हैं और जितने वोल्टेजेस कंज्यूम हो रहे हैं एक मुकम्मल लूप में, तो सप्लाई होने वाले वोल्टेज और कंज्यूम होने वाले वोल्टेज, इन सब का सम जो है वो इक्वल टू 0 होगा। ये हम अभी देखते हैं जी इसको। ये इसकी डेरिवेशन है। सेकंड जो लॉ है, इसकी कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन है। और इससे पहले कि हम इसको प्रोसीड करें, कुछ चंद एक कन्वेंशंस को समझ लें ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। अभी आप ऊपर एक डायग्राम देख रहे होंगे राइट साइड कॉर्नर पे, और आपके लिए ये समझना बड़ा ही मुश्किल होगा कि किसकी डायरेक्शन को कंसिडर करें, क्योंकि अगर आप देखें तो E1 की जो डायरेक्शन है वो लेट्स से कि इट इज एंटी क्लॉकवाइज, जबकि E2 की जो डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज। तो किसकी बात मानी जाएगी? सो असूल ये है कि हम डायरेक्शन उस वाले सेल की मानेंगे जिसकी EMF ज्यादा होगी। जैसा कि हमने सपोज किया है इस केस में कि E1 के वोल्टेज ज्यादा हैं, E1 की EMF ज्यादा है। जिन लोगों को ई बैटरी के साथ लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, वो बच्चे याद रखेंगे, कल हमने ये बात वाज़ेह कर दी है कि बेल जो आपकी सेल है, मैं बेल कह रहा हूँ, जो सेल है उसके वोल्टेज को जो वो सप्लाई करता है उसको हम EMF कहते हैं। तो फर्ज करें जी ये 12 वोल्ट का है लेट से, जबकि ये वाला जो सोर्स है ये 9 वोल्ट का है। तो किसकी डायरेक्शन हम मानेंगे? हम भाई E1 के साथ जाएंगे। तो E1, इसीलिए आप देखें मैंने जो डायरेक्शन असाइन की हुई है वो एंटी क्लॉकवाइज है। पहला असूल उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो असूल है वो ये है कि जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, अगर इन रेजिस्टेंसेस में लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ, जाहिर है लेट से ये अगर पॉजिटिव पॉइंट है ये नेगेटिव, तो रेजिस्टेंसेस जो हैं इनके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। क्योंकि रेजिस्टेंसेस के अंदर पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब ये है कि चार्जेस को वर्क करना पड़ेगा, उनकी एनर्जी की खपत होगी, उनकी एनर्जी की कंजम्पशन होगी, और जब वो कंज्यूम हो जाएंगे तो जो एनर्जी यहाँ से हम आउटपुट में लेंगे उसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो यानी दो चीजें होंगी, एक होगा एनर्जी सप्लाइड, सप्लाइड एनर्जी के लिए पॉजिटिव साइन, और एक होगा एनर्जी कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड एनर्जी के लिए माइनस का साइन। और रेजिस्टेंस वाले केस में आपकी क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पर जो एनर्जी हम लिखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसके साथ माइनस का साइन आएगा। ओके, और इसके अलावा जी बैटरी का भी एक असूल समझ है। देखें जी बैटरी है, अब आप सोचेंगे कि भाई हर बैटरी सप्लाई ही करती है, बैटरी कहाँ रुकावट बनती है रास्ते में। तो सुन लें, बात ये है कि अगर आप देखें इस सर्किट में तो 12 वोल्टेज जो हैं ये ज्यादा वाली सप्लाई है। हमने कहा कि करंट इसकी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो हमने ये वाली डायरेक्शन इसको असाइन कर दी।
तो अगर आप डायरेक्शन को देखेंगे तो करंट नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा होगा, पॉजिटिव से लीव कर रहा होगा। मैं इसको सादा करता हूँ, मैं कहता हूँ जब करंट पॉजिटिव वाले टर्मिनल से लीव कर रहा हो तो इसका मतलब है कि ये वाली बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, इसकी ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें E2 में, तो यहाँ पर ये करंट कहाँ से लीव कर रहा है? यहाँ पर करंट लीव कर रहा है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। तो याद रखें नेगेटिव टर्मिनल से लीव करने का क्या मतलब है कि ये वाली बैटरी जो है इट विल बी कंज्यूमिंग एनर्जी। तो हम इसके पोटेंशियल के साथ क्या चीज लिखेंगे जी? जाहिर है इट इज सप्लाइंग बट बिकॉज द करंट इज गोइंग अवे, क्योंकि करंट यहाँ पर अगेंस्ट जा रहा है और इट इज लीविंग फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल, तो इसकी ईएमएफ के साथ वी विल असाइन नेगेटिव साइन। तो ले जी 3 असूल बताए। करंट किसकी डायरेक्शन में लेना है? जिसकी ईएमएफ ज्यादा हो। दूसरा असूल सप्लाइड एनर्जी होगी तो प्लस का साइन, कंज्यूम होगी एनर्जी तो माइनस का साइन। तीसरा असूल, तीसरी बात, अगर तो बैटरी में पॉजिटिव वाले टर्मिनल से लीव कर रहा हो करंट तो उसकी ईएमएफ पॉजिटिव, लेकिन अगर नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा हो, जैसे आप इस केस में देखें लो पोटेंशियल वाली बैटरी के केस में, तो वहां पर माइनस का साइन। ले जी इन चीजों को हम अप्लाई करते हैं। तो आप ये हमने एक सर्किट सपोज किया है किरचॉफ लॉ को अप्रूव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो इस सर्किट में हम स्टार्ट लेते हैं E1 से। तो हमने क्या लिखा? एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज फ्रॉम सोर्स E1, वो कितनी है? W1। ये एनर्जी गेन्ड क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर करंट लीव कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये एनर्जी सप्लाई करने वाली बैटरी। ओके, तो सिंस इट इज सप्लाइंग, आप इस फॉर्मूला को देख रहे होंगे, देखने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल भी अजीब नहीं है। अगर हम वापस जाएं चैप्टर नंबर 12 में, देन वी कैन रिमेंबर कि V इज इक्वल टू होता है W ओवर Q, और Q इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q की जगह पर उसने क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा हुआ है जी कैपिटल Q, यानी कि चार्ज है। क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में टोटल जो सर्किट का चार्ज है वो सेम रहेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो कि सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट सेम रहने के साथ साथ इस सर्किट में सारा ही सारा चार्ज सब कंपोनेंट्स में से पास करना है, देन इट मींस द नंबर ऑफ द नेट चार्ज विल रिमेन सेम। जहां तक ताल्लुक है इस V का, तो थोड़ी सी तवज्जो करें तो बैटरी के वोल्टेज को हम किससे जाहिर करते हैं? E से। तो कहने का मतलब है ये जो एनर्जी है W, जाहिर है हमने वर्क भी जाउल में, एनर्जी भी जाउल में, तो ये जो एनर्जी है ये किस किस के प्रोडक्ट के बराबर होगी? E और Q के। सो डेल्टा Q सेम है, उसके साथ मैंने 1 या 2 नहीं लिखा, E के साथ 1 लिखा है बिकॉज ये फर्स्ट वाला सोर्स है। प्लस का साइन क्यों लिखा भाई? इसलिए लिखा क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई कर रही है। पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। सेकंड पॉइंट में देखें जी, सेकंड कंपोनेंट है हमारा R1। तो अब हम R1 की तरफ जाते हैं। R1 आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसने पोटेंशियल को ड्रॉप करना है। चूंकि ये पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट के हमारी मीटिंग के 3 मिनट्स बाकी रह गए हैं, तो आप क्वेश्चन पूछने के लिए दोबारा से आ जाइएगा, बट लेट मी प्लीज कंक्लूड दिस, ताकि हमारा ये सेशन अच्छे से इफेक्टिवली खत्म हो जाए। सो इफ यू सी, तो आप देखें कि ये वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए मैंने कौन से वाला साइन लिखा है? माइनस का साइन लिखा है। पहली बात, आगे आ जाए, आगे आए और दोबारा से इसी फॉर्मूला को देखें। तो इसी फॉर्मूला में अगर आप तवज्जो करें तो वोल्टेज V मल्टीप्लाई बाय Q, V मल्टीप्लाई बाय Q, ये होता है जी W। अब W2 मैंने लिखना है, Q तो सेम है, लेकिन V की जगह पे क्या आएगा? ये V1 आ जाएगा। फर्ज करें V1, V किसके इक्वल होता है? ओहम लॉ कहता है भाई V इज इक्वल टू है IR। सो V इज इक्वल टू है जी हमारा IR। तो यही मैंने काम किया, मैंने V की जगह पे क्या लिख दिया? मैंने V की जगह पे IR लिख दिया। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है। डेल्टा Q, एक ही रास्ता है चार्जेस के पास, सो ये डेल्टा Q आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर।
एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज फ्रॉम E2। सो मेरी मीटिंग के लास्ट मिनट चल रहा है, आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा जैसे ही मीटिंग एंड होती है। एनर्जी गेन बाय द चार्ज इन E2। अब यहाँ पर गेन नहीं आएगा, एनर्जी लॉस्ट आएगा। यहाँ पर एनर्जी लॉस्ट आएगा बिकॉज इट इज लीविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। सो लीविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। जी, तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने W3 देखा। W3 के बाद अब हमारा कंपोनेंट था R2। तो R2 में हमने जो एनर्जी ड्रॉप हो रही होगी, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी, वो W4 से रिप्रेजेंट की है। W4 के अंदर माइनस का साइन ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हैं, सिंपल फॉर्मूला W इज इक्वल टू वी क्यू इंटू डेल्टा वी के साथ, क्यू इंटू वी के साथ, उसमें V की जगह पे हमने लिखा है IR। जाहिर है इस रेजिस्टेंस का नाम R2 है, लिहाजा R2 लिख दिया। Q की जगह पे डेल्टा Q लिखा है बिकॉज द नेट चार्ज इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। सो अब हम इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, यानी सम करते हैं टोटल एनर्जी को। सो लेट अस सम। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज होता है किरचॉफ करंट लॉ में, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है जो वोल्टेज लॉ है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है? द सम ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0। सो वही सारे कंपोनेंट्स हैं, उन सबको जमा किया मैंने, जिसके साथ प्लस था प्लस लगा दिया, जिसके साथ माइनस था माइनस आ गया। तो बेटा इन सब में से कॉमन चीज क्या आ जाएगी? इन सब में से कॉमन आ जाएगा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इक्वालिटी की इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। अब आप देखें ये सब चीजें क्या हैं? E1 IR, E2 IR, ये सब वोल्टेज हैं, ये सब चीजें वोल्टेज हैं। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किरचॉफ के सेकंड लॉ के मुताबिक किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज कंप्लीट लूप ऑफ द सर्किट में आपकी जितने भी वोल्टेज के अंदर होने वाली तब्दीली है, उन सब की तब्दीली का सम क्या होगा? उन सब की तब्दीली का सम होगा 0। सो द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस, the sum of all the potential changes in a closed circuit is equal to 0। और obviously सप्लाई भी होंगे वोल्टेज, वोल्टेज कंज्यूम भी होंगे। लेट मी कंक्लूड, देन यू कैन प्लीज आस्क क्वेश्चन। सो द सम ऑफ द टोटल एनर्जी चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। और इसके साथ साथ ये कन्वेंशंस इनको हम कल देख लेंगे साथ साथ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है किसी भी लूप को सोल्व करने का वोल्टेजेस असाइन करना और रेजिस्टेंसेस के नाम असाइन करना। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने हर एक लूप को एक डायरेक्शन देनी होती है। असाइन ईच लूप अ डायरेक्शन, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फिर स्टेप कौन सा होता है? लेबल करना होता है हर ब्रांच को। और इसके बाद आपने किरचॉफ की इक्वेशंस बनानी होती हैं। जैसे मैंने अभी ये इक्वेशन बनाई ना, इस लॉ को अप्लाई करके, तो वोल्टेज की एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर हम उन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। इन स्टेप्स के बारे में जो हमने पॉइंट्स अभी आपके सामने रखे हैं, इनको हम कल एक एग्जांपल से दोबारा रिपीट करेंगे। फिलहाल हम आज के लेसन को एंड करते हैं। आज के लेसन में वी वर टॉकिंग अबाउट बिगन विद एंड इन माइंड। सो फ्रैंकलिन कवेज है, वो कहते हैं कि अगर आप अपना मिशन स्टेटमेंट बनाएं, यानी अपनी जिंदगी का मकसद है, उस मकसद को क्लियरली लिख लें, और उसी मकसद को वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में या आपकी पर्सनल जो भी आपकी अपनी गोल्स हैं उसके मुताबिक अगर आप देखें, तो उन गोल्स को सेट करके अगर आप पर्सनल अपनी स्टेटमेंट बना लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपको पता होगा कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। यू विल बी very clear about it and clarity of mind is very important. So thank you very much. Allah Hafiz.